नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आगामी जेटेट, जीपीएससी, जेएसएससी के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के बायो सब्जेक्ट से अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जानते हैं 50 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉपकिंस, लुई पास्चर या बर्नार्ड? तो इसका सही आंसर है बर्नार्ड से। दूसरा क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? चेचक, लकवा, आंत्रज्वर या विषुचिका? किससे जुड़े हुए हो? तो एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए। सही आंसर इसका ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या टॉरिसेली? इसका सही आंसर है लीवेनहॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत पास्चर, अरस्तु, मेंडल या डार्विन? इसका सही आंसर है डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को जैव रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य में या अर्थशास्त्र में? और इसका सही आंसर है आपका चिकित्सा विज्ञान में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेनर ने, लेनेक ने, सेविन ने या पास्चर ने? तो इसका सही आंसर है लेनेक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का, ठीक है, अचुआ, कुनबर, लेमार्क या डार्विन? है ना। इसका सही आंसर है आपका कुनबर ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित कौन थे? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, डी ब्रिज, लेमार्क? सही आंसर इसका है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या आनुवांशिक के लिए? तो सही आंसर है आनुवांशिकी के लिए टिश्यू कल्चर, है ना, अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? डार्विन, वेलिस, मेंडल, लेमार्क? कौन है? तो सही आंसर इसका है मेंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेलियोटोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, पादप का, प्राइमेट्स का या जीवाश्म का? तो सही आंसर इसका है जीवाश्म का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पेलियोटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध कितना है, इसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हिमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, किटोलॉजी या पैथोलॉजी? क्या कहते हैं? इसको सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थियों का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या जियोलॉजी? तो सही आंसर इसका है ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ठीक है, मानव स्किन, ठीक है, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो इसके स्टडी को कहते हैं डर्मेटोलॉजी, है ना। डॉक्टर लोगों को देखे होंगे इसकी डिजीज के लिए डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है इसके? ठीक है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? सही आंसर इसका है आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ठीक है, भूमिगत जो जल होता है ना उसके प्रवाह के साथ जो नीचे की ओर जो बहता है प्रदूषक, उसको क्या कहते हैं? निक्षालक प्रदूषक, मिट्टी के कण या श्राव? तो इसका कहते हैं निक्षालक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या चिपको? ठीक है, कौन सा करती है? तो सही आंसर इसका है ग्रीन पीस। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है?
जब उर्वरक हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे ना तो क्या होगा, क्या मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, या सभी होगा। तो ये ज़्यादा उर्वरक पैदा कर जब यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हर तरह का प्रदूषण होता है। इससे सही आंसर इसका है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर के से अधिक मारने वाला रोग कौन है? ठीक है, वायु प्रदूषण के जो कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा घातक होता है। कौन सा रोग है वो? हृदयघात, दमा, वातस्फीति, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका वातस्फीति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? ठीक है, किस तरह के रोग का अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, या नेत्र रोग? तो सही आंसर इसका है शिशु रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिससे न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से किस अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र, सीना, आंख, या निपल्स? तो कौन सा करेंगे? स्नायु तंत्र। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम पालन विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? रेशम पालन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें से कोई नहीं? तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या का जो अध्ययन है वो किया जाता है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, या डेमोग्राफी? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, मोयोलॉजी, मिस्टोलॉजी, या नेफ्रोलॉजी? तो सही आंसर है बी, मायोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट में कई बार आता है, आ चुका है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, या आनुवंशिकी? इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षण और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी, या जेनेटिक्स? इसको कहते हैं जेनेटिक्स। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इक्विथोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका है मॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली और उससे संबंधित उद्योग। ठीक है, हेलिमिंथोलॉजी, प्रोटोलॉजी, इक्विथियोलॉजी, या मेमोलॉजी? सही आंसर है इसका इक्विथियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ठीक है, कीट से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है एंटेमोलॉजी। याद रखना है इसको। ठीक है, जैसे ऑर्निथोलॉजी यहाँ अर्थिनो लिखा गया, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का होता है। ठीक है, सो एंटेमोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, या पारिस्थितिकी? तो सही आंसर इसका है आनुवंशिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का जो समुदाय के जंतु का जो कवच का अध्ययन कर रहे हैं, इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पैरोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका है कॉन्कोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर जो बीमारी होता है ना, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी, या सीरोलॉजी? है ना, तो कैंसर संबंधी रोग का जो अध्ययन होता है ना, उसको कहते हैं ओकोलॉजी। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, घाव जो शरीर में घाव हो जाता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कालोलॉजी, ओकोलॉजी, टर्मेटोलॉजी, या डर्मेटोलॉजी? तो डर्मेटोलॉजी हम लोग पढ़ चुके थे, स्किन के डिजीज के लिए कहते हैं, है ना। टर्मेटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से, विषाणु से, जीवाणु से, या कोशिका से? तो सही आंसर इसका उत्तक।
हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक, है ना, से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या इसमें है ऑर्निथोलॉजी लिखा हुआ है, ये इसमें ये मिस्टेक हुआ है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, हम अभी बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग ऐसा हो गया है, मुझसे ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर इसका है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथोलॉजी, नियोटोलॉजी, लेपिडेट्रियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका है लेपिडेट्रियोलॉजी, तितलियों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑटोलॉजी या इक्विथोलॉजी? तो सही आंसर इसका है एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, का अर्थ क्या हुआ? तो इसका सही आंसर है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें ऐसा है जो कि एक आवरण बना लेता है वायुमंडल में, और फिर क्या होता है, उससे हमारा टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर उससे बाहर निकल नहीं पाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। फिर बहुत सारा जैसे बर्फ पिघलना और बहुत सारा प्राकृतिक आपदा आना शुरू हो जाता है। तो इसी बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। इससे क्या होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वो एक आवरण बना लेता है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ने लगता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तेजाब वर्षा, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किसके कारण होती है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? ठीक है, कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी विकिरणों को? तो सही आंसर है इसका अल्ट्रावायलेट किरणों को। जो सन से निकलता है अल्ट्रावायलेट किरण, उसको ये क्या करता है, ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। यदि अवशोषित नहीं करता तो हम जीव जंतु और जल्दी मतलब हम लोग मर जाते, हम लोग जीवित नहीं रह पाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, वैश्विक उष्णता के लिए केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। मैंने बताया ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस तरह से क्या है ना, वो वैश्विक उष्णता में पूरे विश्व की जो गर्मी बढ़ने लगेगी, इससे क्या कौन सा कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सही आंसर इसका है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? हमने देखा है, यहाँ पे वैज्ञानिक ने देखा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। वो कहाँ पे छिद्र हुआ है, किस जगह पे या किस जगह के ऊपर में? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? तो सही आंसर इसका है अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, यदि मान लेते हैं पूरा विश्व का तापन बढ़ने लगेगा, क्या क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, पूरा बर्फ पिघल जाएगा, है ना, समुद्र तल बढ़ जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, कहीं बारिश होगा कहीं बारिश नहीं होगा, है ना, पूरा पर्यावरण मौसम बदल जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, या सभी? यानी क्या हुआ, सभी होगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन? इसका सही आंसर है परजैविक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि प्रदूषण जो होता है, जैसे भारी ट्रक चलता है, निर्वाचन सभाएं होती है, निर्वाचन होता है, जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, बहुत सारा साउंड स्पीकर बजाता है, या जेट उड़ान भरती है, या पॉप संगीत, इस चारों में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है ना? तो सही आंसर इसका है जेट उड़ान। जो जेट उड़ान भरती है, बहुत जोरों का ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्याएं नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में या सौर में? सौर ऊर्जा। किस में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऑब्वियसली किस में होगा? सौर ऊर्जा।
ठीक है, कोयला में होता है, परमाणु में होता है, पेट्रोल में होगा, सौर ऊर्जा में नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा सौर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा, जल में जो आज प्रदूषण इतना प्रदूषित होता जा रहा है, यदि यही गति रहा तो क्या हो सकता है? तो अंततः क्या होगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो सही आंसर है कि जल पादप जितने हैं उसके लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से क्या होता है? ठीक है, सूर्य से जो हानिकारक जो परावैंगनिक विकिरण है उससे क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, या लीवर यकृत का कैंसर। किसका होता है कैंसर? तो इसका सही आंसर है त्वचा का कैंसर। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, त्वचा का कैंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम यहीं देखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो यदि और भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।